दोस्तों, ऑर्बिटल केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रितेश मौर्य और हम लोग यहां पर केमिस्ट्री का बहुत ही क्विक रिवीजन कर रहे हैं। और आज हम लोग यहां पर टॉपिक लेके आए हैं कार्बन फैमिली। ठीक है, इनऑर्गेनिक की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। यहां पर हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट के दूसरे ग्रुप की बात करते हैं, कार्बन फैमिली की बात करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कार्बन फैमिली की, तो आपको पता है ये दूसरा ग्रुप कहलाता है। पी ब्लॉक एलिमेंट का दूसरा ग्रुप होता है। पहला ग्रुप हम लोग पढ़ चुके हैं जिसको कहा जाता है बोरान फैमिली। ठीक है, दूसरा हम लोग यहाँ पर कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली की बात करते हैं। एक्चुअली क्या हो जाता है, इस ग्रुप की बात करें तो ये ग्रुप किससे बिलोंग करता है? आप बताओगे ये जो ग्रुप होता है 4th A ग्रुप से बिलोंग करता है। फिर कहते हैं हम लोग इसको 14 ग्रुप से बिलोंग करता है। इसका सबसे छोटा, सबसे पहला मेंबर जो कहा जाता है, जिसका नाम है यहाँ पर कार्बन। ठीक है, और इसी के नाम पे इसका यहाँ पर हम लोग पूरे फैमिली का नाम इसी के नाम पे जाना जाता है, इसको कार्बन फैमिली। चलिए इसके बारे में कुछ जल्दी जल्दी बातें यहाँ पर सीखते हैं। बताइए कि अगर शुरू के पूरे मेंबर की बात करते हैं, यहाँ पर कौन कौन पाया जाता है? कार्बन, फिर उसके नीचे सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, टिन और सबसे लास्ट में पाया जाता है लेड। ठीक है, इनके यहाँ पर अगर नंबर की बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, इसका 6 होता है। फिर इसका क्या हो जाता है 14 हो जाता है। यहाँ पर 32 जर्मेनियम का होता है और टिन का यहाँ पर क्या हो जाता है 50 हो जाता है और लेड का 82 होता है। चलिए बात करते हैं ऊपर के जो दो होते हैं कार्बन और सिलिकॉन, ये क्या होते हैं? ये नॉन मेटल होते हैं। ध्यान से समझना, यहाँ पर ये दोनों क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। और अगर बात करते हैं यहाँ पर केवल जर्मेनियम, ठीक है, यहाँ पर ये मेटलॉइड होता है। ये क्या हो जाता है? ये मेटलॉइड होता है। और लास्ट के क्या हो जाते हैं? आपको पता है वो मेटल होंगे। और बताया कि कैसे मेटल होंगे? सॉफ्ट मेटल होते हैं। वैसे भी आपको पता है जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं वहाँ पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। तो ऊपर के दो मेंबर्स होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। फिर इसके बाद जर्मेनियम जो होता है वो मेटलॉइड होता है। और अगर हम बात करते हैं टिन और लेड का, ये सॉफ्ट मेटल होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इनका जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ध्यान देना, वो कुछ इस टाइप का होता है। NS2 NP2। बोरान में मैंने आपको क्या बताया था? बोरान फैमिली में NH2 NP1 था। यहाँ पर क्या हो जाता है? NS2 NP2 यहाँ पर चलता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर हम लोग, अब अगर कार्बन की बात करते हैं एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो यहाँ पर इनर्ट गैसेस के साथ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। हीलियम कितना लेके चला जाता है? 2। अब बचे हुए 4 कैसे रखेंगे हम लोग बताओगे? 2s2 ये भर गया। फिर उसके बाद किसका नंबर आ जाएगा? 2p2। और यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि 2 कह रहा है कि इसका मतलब आप कौन सी पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं? आप बताओगे सेकेंड पीरियड। और आपको पता है कार्बन सेकेंड पीरियड का मेंबर होता है, इसलिए आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होता है सेकेंड सेल में जाएगा। और सेकेंड सेल में भी कहाँ पर जाएगा? आप बताओगे p ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है ये p ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। चलिए यहाँ पर बात करते हैं अगला जो मेंबर यहाँ पर सिलिकॉन है, 14 रखता है। नियॉन के साथ देखते हैं हम लोग यहाँ पर 3s2 3p2। दूसरे पीरियड में था 2s2 2p2, तीसरे पीरियड में 3s2 3p2। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं। ध्यान से समझना, यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं जर्मेनियम के पास, ठीक है, 32 होता है। तो लगता था कि जैसे यहाँ पर 2s2 2p1, जैसे 2p2 था, 3p2 था, ऐसे 4p2 आ जाना। हाँ, यहाँ पर भी 4p2 आता है, लेकिन याद रहे, लेकिन उससे पहले क्या हो जाता है? 3d जो सेल है वहाँ पर, ठीक है, तीसरे सेल का जो d सब सेल है वहाँ पर, उसको पूरा भरा जाता है। ठीक है, उसके जितने ऑर्बिटल्स हैं पूरा उसको भरा गया। मतलब 3d को पहले कंप्लीटली भरा गया। कहा गया भैया पहले इनको भर लो, उसके बाद 4s और 4p को भरा जाएगा। ऐसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर टिन की बात करते हैं, SN की बात करते हैं, इसका 50 होता है। यहाँ पर भी आपको लास्ट में यहाँ पर जैसे 4p2 आया, यहाँ पर 5p2 मिलेगा। लेकिन उससे पहले क्या किया गया? बताया गया 4d को कम्प्लीटली भरा गया और 4d10 आया, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खर्च हुए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? 5s2 फिर 5p2 को भरते हैं। और ऐसे अगर लेट के पास चलते हैं तो यहाँ पर भी क्या हुआ? कहा गया पहले आप 6 वाले पे मत जाओ, पहले आपको क्या करना पड़ेगा? 4f वाले को भरना पड़ेगा। 14 इलेक्ट्रॉन मांगते हैं ये, 14 इलेक्ट्रॉन इनको देना पड़ा। फिर 5d वाले को भी भरना पड़ा। ठीक है, तब जा करके 6s2 और 6p2 का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है, मतलब इसकी तरफ बढ़ते हैं। अब सवाल ये आता है, जैसे कि मैंने आपको बोरान फैमिली में बताया था कि यहाँ पर क्या हो जाता है, ध्यान से समझना, यहाँ पर भी आपको कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आउटर सेल को भरने से पहले किसी इनर सेल को भरा गया, आउटर सेल को भरने से पहले इनर वालों को भरा गया है। और इनर वालों को जब भरा गया तो उनसे एक उम्मीद लगाई गई कि भैया ये लोग भर गए हैं, ये भी क्या करेंगे? आउटर सेल के ऊपर एक रिपल्शन फोर्स लगाएंगे, एक अच्छा स्क्रीनिंग इफेक्ट देंगे।
लेकिन यहाँ पर जो डी में इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है, एफ में इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है, इनसे जो उम्मीद थी उस उम्मीद पे खरे नहीं उतरते। ये क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है, वो आउटर सेल के ऊपर उतना रिपल्शन नहीं लगाते जितना हम इनसे उम्मीद करते हैं, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। जैसे हम नीचे जाते हैं वहाँ पर क्या हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट डाउन होने लगता है। आप बताओगे यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ड्यू टू किसकी वजह से मिलने वाला है, डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। आगे बहुत सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसको सिद्ध करेंगे, तो यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट चलेगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ड्यू टू डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक ऐसा नहीं है सबका लास्ट में NH2 NP2 आएगा, वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके अलावा कहीं कहीं क्या हो जाता है, इससे पहले किसी और को पूरा भरा जाता है, तब वहाँ पर हम लोग पहुँचते हैं। ऐसा नहीं आर्गन के बाद आप यहाँ पर फिर 4s2 4p2 कर दो, ऐसा नहीं हो, 3d10 को भरना पड़ेगा, तब 4s2 4p2 को आपको वहाँ पर करना पड़ेगा। चलिए, ये हुआ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। फिर अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, और उसमें पहले प्रॉपर्टीज़ हम लोग इसके रेडियस की बात करते हैं। और आपको पता है वैसे भी ओवरऑल रेडियस, कुछ चीज़ें हैं जो आप पहले वो जनरल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हमको पता है जैसे हम किसी ग्रुप में नीचे जाएंगे, सेल की साइज़ बढ़ती चली जाती है और सेल के नंबर बढ़ते चले जाते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे एक एक कदम नीचे जाएंगे एक एक सेल बढ़ता चला जाता है। तो आपको लग रहा है जब सेल बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से आउटर सेल की दूरी भी क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। इसी तो कहते हैं रेडियस। न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट सेल की जो दूरी होती है उसी को कहा जाता है रेडियस। और जैसे से नीचे जाते हैं तो आउटर मोस्ट सेल की दूरी बढ़ने लगती है, तो रेडियस बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कोई वेरिएशन है कि जैसा हम लोग चाहते थे वैसा ही है। यहाँ पर बताया गया, रेडियस की बात करते हैं, कार्बन सबसे ऊपर तो सबसे छोटा, फिर उसके नीचे सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम उससे बड़ा, फिर टिन, फिर लेड। मतलब कोई भी ऑर्डर में कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा है, जैसा आप सोचते हो, जैसा आप जानते हो, वही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। लेकिन एक कहानी यहाँ पर कही जाती है, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में लिखा गया, बताइए कि अगर कार्बन से सिलिकॉन जाते हैं, ठीक है, कार्बन से सिलिकॉन जाते हैं तो रेडियस काफ़ी तेज इंक्रीज करती है। ध्यान से समझना, कहा गया जब हम लोग क्या करते हैं, कार्बन से सिलिकॉन जाते हैं, कार्बन से सिलिकॉन पे जाते हैं तो रेडियस काफ़ी तेज बढ़ती है। लेकिन जब सिलिकॉन से जर्मेनियम, टिन, लेड यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो रेडियस तो बढ़ती है, लेकिन उस रेशियो से नहीं बढ़ती जिस रेशियो से यहाँ पर बढ़ा था। बढ़ेगी, ओवरऑल बढ़ेगी, लेकिन उतना नहीं बढ़ता है जितना बढ़ना चाहिए था। फिर सवाल आता है, कल को यही सेंटेंस में पूछ लिया जाए कि भैया जब कार्बन से सिलिकॉन जाता है तो क्या हो जाता है, एक रेडियस बहुत तेज बढ़ती है, लेकिन सिलिकॉन से जर्मेनियम, टिन, लेड की तरफ जब जाता है तो वहाँ पर साइज क्या हो जाता है, बहुत ही स्लोली इंक्रीज करता है, बहुत कम इंक्रीज करता है। तो आपको कौन सा सेंटेंस वहाँ पर ऑप्शन में ढूंढना है, आप कहोगे ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। किसकी वजह से ऐसा होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो आप बताओगे यहाँ पर कोई वेरिएशन तो नहीं है, लेकिन बस आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर उस हिसाब से रेडियस इंक्रीज नहीं कर रहे। किसकी वजह से, पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये सारी कहानी मैंने आपको वहाँ पर भी सुनाया था, कहाँ पर जब हम लोग बोरान फैमिली पढ़ रहे थे। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, उसमें तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है इसी की वजह से हो। चलिए अगली प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, किसी एक इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी देनी पड़ती है वही तो होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। चलिए हम लोग बात करते हैं, और आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या पता है, ओवरऑल पहले वहाँ पर कंपैरिजन किया करो, फिर आपको कुछ नया लग रहा है तो अच्छी बात है, उसको तुरंत नोट करो। कहा जाता है ओवरऑल यही कहा जाता था, अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती, घटती चली जाती थी, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। फिर यहाँ पर भी देखते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कि नहीं होता है। फिर बताया गया आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो कार्बन से कम सिलिकॉन, सिलिकॉन से कम जर्मेनियम, जर्मेनियम से कम टिन, टिन से कम लेड होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, लेड तो सबसे लास्ट में होता था, लेकिन उसका स्थान यहाँ पर आ गया और इसकी जगह पे कौन चला गया, टिन, और टिन की जहाँ पे लेड आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको वहाँ पर याद रखना है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। सब कुछ अच्छा चल रहा था, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, यहाँ पर टिन आ जाता, यहाँ पर लेड आ जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, मतलब कि हमारे जनरल कॉन्सेप्ट में चला जाता। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया, लेड का ज़्यादा हो जाता है और टिन का यहाँ पर कम हो जाता है। तो इसकी वजह से ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये याद रखना है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के केस में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का मतलब क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो एबिलिटी होती है उसकी बात करते हैं।
तो यहाँ पर ये बताया गया। वैसे अब पूरे जनरल ऑर्डर की बात करोगे, जनरल ऑर्डर ये कहता है भैया जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी घटती चली जाती है। फिर देखते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बताया गया यहाँ पर जब देखने को मिलता है, कहा गया कार्बन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी और वैल्यू जो आपके एनसीईआरटी में टेबल बना है, मैंने वहाँ से उठा के इसको लिख दिया, वहाँ पर 2.5 इसका हो जाता है। ठीक है, कार्बन का सबसे ज़्यादा होता है और कितना होता है 2.5 इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी। उसके बाद नंबर किसका आता है, वैसे बात उसके बाद तो लगभग सबका सेम ही होता है, लेकिन लेड का क्या हो जाता है 0.1 का डिफरेंस होता है, ये 0.1.9 आता है। लेकिन हाँ, इसके बाद के जितने होते हैं यहाँ पर सबका 1.8 1.8 1.8 आता है। ठीक है, तो यही बताया गया कार्बन का सबसे ज़्यादा, उसके जस्ट बाद किसका नंबर आता है लेड का, और लेड के बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, ये सब के सब क्या होते हैं इक्वल होते हैं। वो भी वैल्यू कितनी हो जाती है 1.8 1.8 1.8। इसको भी हम लोग कह सकते हैं लगभग बराबर ही, ज़्यादा अंतर नहीं यहाँ पर। ठीक है, 0.1 का डिफरेंस है, तो आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा किसका होगा कार्बन का होगा। इसके बाद की अगर हम लोग बात करते हैं लगभग सबका सेम होता है। चलिए डेंसिटी की बात करते हैं, और डेंसिटी के बारे में आपको क्या पता है कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं तो क्या हो जाता है मास तो बढ़ता चला जाता है ना। तो आप बताओगे वहाँ पर क्या हो जाता है डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। आप बताओगे वॉल्यूम भी तो बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है एक्चुअली, क्योंकि हमको पता है डेंसिटी बराबर क्या हो जाता है मास अपान वॉल्यूम हो रहा है। ठीक है, मास भी बढ़ता है, मास का मतलब वहाँ पर मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं, और वॉल्यूम भी बढ़ता है। लेकिन मास क्या हो जाता है वॉल्यूम के रेशियो में कुछ ज़्यादा ही बढ़ता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं वहाँ पर क्या हो जाता है डेंसिटी धीरे धीरे इंक्रीज करने लगती है। तो वही सारी चीज़ें होती है। जनरल ऑर्डर तो आपको पता होना चाहिए, नीचे जाएंगे डेंसिटी बढ़ती। अब देखते हैं क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पर पहले ही ऑर्डर में बताया गया, जब डेंसिटी की बात है कार्बन कह रहा है सिलिकॉन से मेरी डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, सिलिकॉन की जगह पे कौन आ गया कार्बन, तो क्या हो जाता है सबसे कम डेंसिटी किसकी हो जाएगी सिलिकॉन की, उससे ज़्यादा कार्बन का होगा, फिर जर्मेनियम, टिन, लेड। आगे के ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको यहाँ पर याद ये रखना है सबसे कम किसका होगा डेंसिटी। अगर कल को ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अब बताओ कि सिलिकॉन की डेंसिटी कम होती है, कार्बन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है यहाँ पर। तो जो आपको कुछ ऑर्डर में डिफरेंसेस नजर आए, पहले तो जनरल ऑर्डर आपके माइंड में आना चाहिए, और हमेशा जनरल ऑर्डर को ही टिक नहीं करना है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको देखना है कि हमने कुछ ऐसा पढ़ा है कि क्या कुछ जनरल ऑर्डर से वेरिएशन हो, तो आपको वही चीज़ यहाँ पर टिक करनी है। समझ में आया सबको यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है तो सबसे पहले आपको इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ये रख सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट। और बताया गया अगर आपको पता हो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो कार्बन की फैमिली की बात करते हैं, ये मेनली दो ऑक्सीडेशन, सबसे ज़्यादा जो इनका कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +4 और +2 होता है। तो कहा गया +4 +2 वाले ऑक्सीडेशन नंबर को रखते हैं। लेकिन अगर हम लोग कार्बन की बात करते हैं तो आपको बहुत जगह कार्बन का क्या हो जाता है आपको नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर भी देखने को मिलता है। तो सबसे कॉमन की बात करते हैं +4 +2 होगा, लेकिन इसके अलावा कार्बन क्या करता है वो नेगेटिव भी रखता है बहुत जगह, ये आपको पता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर जो +4 ऑक्सीडेशन नंबर वाले कंपाउंड्स आपको मिलेंगे +4 ऑक्सीडेशन के नंबर के साथ, वो जनरली क्या होते हैं वो कोवैलेंट नेचर। ठीक है, कहने का मतलब उनका जो बॉन्ड बनने का तरीका होगा वहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड मेनली बनते हैं। ठीक है, ये सारी लाइनें जो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं ये सब के सब एनसीईआरटी में लिखा गया और इसी लाइन पे ही क्वेश्चन आता है। तो इन सब लाइनों को आपको ध्यान से देखना है, जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं उसी को यहाँ पर लिखा गया है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप पिछले 2-4 सालों का क्वेश्चन देखो, आप देखो पूरा ऐसा एनसीईआरटी के डिक्टो वो लाइन को पकड़ करके क्वेश्चंस वहाँ पर पूछा गया। चलिए यहाँ पर ये हुआ, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर +4 और +2 के ऑक्सीडेशन नंबर की। तो कहा गया जितने भी एलिमेंट E4 एलिमेंट है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको बताया 2 टाइप्स का होता है। +4 तो सब रखते हैं, +4 तो सब रखते हैं, और लिखा गया आपके एनसीईआरटी में कार्बन और सिलिकॉन की बात करते हैं मोस्टली ये +2 नहीं रखते हैं, मोस्टली +2 नहीं रखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस लगा दिया है। ठीक है, ज़्यादातर नहीं रखते हैं। फिर बात करते हैं आगे के, अगर मेंबर की बात करते हैं यहाँ पर जर्मेनियम, टिन और लेड, इन सब का क्या हो जाता है +2 ऑक्सीडेशन नंबर आपको देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं, चलो अगर 2 रकीम आपको पता है यहाँ पर 2 टाइप्स के अगर आपको यहाँ पर मिल जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर इनको हम लोग चेक कर लेते हैं इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो कहा गया स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कहा गया जैसे जैसे +4 की बात करते हैं, ठीक है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो जाता है ग्रुप में नीचे जाने पर घटता है। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा गया कार्बन +4 सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर उससे कम सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, फिर लेड। तो सबसे कम कौन हो जाएगा लेड, सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा कार्बन 4+ हो जाता है। +4 की बात कर रहे हैं, लेकिन +2 की बात करते हैं इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। अब ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाओगे वहाँ पर +2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है वो इंक्रीज करने लगता है,
और यहाँ पर यही बताया गया जो आपको लेड दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये इसका सबसे अच्छा स्टेबल फॉर्म है। लेड क्या हो जाता है, इसका स्टेबल फॉर्म है, और बताया गया इसी की कारण क्या हो जाता है, अगर कभी लेड +4 ऑक्सीडेशन नंबर में है तो वो चाहता है कि हमको थोड़ा सा मौका मिले और हम किस में चेंज हो जाए, +2 में, क्योंकि पता है इसका +4 क्या हो जाता है, पूरे ग्रुप में सबसे कम स्टेबल होता है +4, तो पूरे ग्रुप में इसका +2 सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। हर कोई चीज़ अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाना पसंद करता है, तो ये भी जाना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है अकेले तो जा नहीं सकते, क्योंकि +4 से +2 जाना मतलब अपने ऑक्सीडेशन नंबर को घटाना है। और कैसे पता है, जब अपने ऑक्सीडेशन नंबर को घटाएंगे तो उस समय किसी दूसरे के ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाएंगे, और ये इनका बहुत स्टेबल फॉर्म होता है। इसलिए क्या करते हैं, अपने आप को तो रिड्यूस करते हैं लेकिन दूसरे को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। इसलिए बताया कि ये बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, ठीक है। PF यहाँ पर क्या हो जाता है, PB4+, लेड 4+ क्या हो जाता है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और SN की बात करते हैं, ध्यान में रखना है, SN2+ की बात करते हैं। SN2+ को अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या कर जाता है, ये +4 में भी जा सकता है, ज़रूरत पड़ी +4 से +2 में भी आसानी से आ जाता है। अगर +2 की बात करते हैं तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। ये SN+2 क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और अगर इसके +4 की बात करते हैं तो ये भी क्या कर जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो कहने का मतलब +2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, +4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। हाँ, अगर कभी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं, PB4+ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और जर्मेनियम के केस में आपको यही बताया गया है, ये क्या कर जाता है, +4 वाला तो ज़्यादा कंपाउंड देता है, लेकिन कुछ कंपाउंड इसके ऐसे बनते हैं जो +2 ऑक्सीडेशन के साथ भी थोड़ा अच्छे स्टेबल होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर एक जनरल ऑर्डर की बात करते हैं। कहा गया कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, एक एरो मैंने बनाया, मतलब ग्रुप में हम लोग नीचे जा रहे हैं। और यहाँ पर ये बताया जैसे हम नीचे जाते हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता है। सेल्स बढ़ता है तो एक चीज़ याद रखना, पिछले टर्म पे मैंने बताया था इनल्ट पेयर इफेक्ट भी इंक्रीज करेगा। और इनल्ट पेयर इफेक्ट क्या हो जाता है, एक बार जल्दी से मैंने आपको बताया, ये आपका न्यूक्लियस हुआ और यहाँ पर क्या हो जाता है, NS2 NP2, यही तो होता है। तो जैसे हम लोग नीचे जाते हैं तो क्या हो जाता है कि जो इनर सेल के अंदर D के और F के इलेक्ट्रॉन आते हैं, उनसे उम्मीद थी कि ये इनको बाहर की तरफ पुश करेंगे, लेकिन उतना पुश नहीं कर पाते हैं। और आपको पता है जैसे जैसे वहाँ पर क्या हो जाता है, D में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो आपको पता है यहाँ पर न्यूक्लियस में भी तो प्रोटॉन के नंबर बढ़ेंगे, तो न्यूक्लियस की पकड़ तो अच्छी हो जाएगी क्योंकि ये इनके ऊपर कोई ज़्यादा रिपल्शन नहीं लग रहा है। तो आप बताओगे ये क्या करता है, NS2 वाले इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता है, इनको जल्दी जाने नहीं देता है, इनको रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने नहीं देता है, ठीक है। इसी को तो कहा जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। कहा गया आउटर सेल के जो NES के इलेक्ट्रॉन हैं उनको रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होने दिया जाता है। क्यों नहीं होने दिया जाता है, तो इसका रीजन आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट से मिलने वाला है, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर पुअर होगा तो इसका मतलब क्या हो जाता है, आप बताओगे वहाँ पर सिग्मा जो है, यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट घटेगा तो क्या बढ़ जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहता है ये नेट अट्रैक्शन फोर्स होता है किसका, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट सेल के ऊपर। तो यहाँ पर क्या करेगा, उसको सिकोड़ लेगा और बहुत ही टाइटली बाउंड कर देगा। तो ओवरऑल यहाँ पर इनल्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से अब जैसे जैसे नीचे जाएंगे, अब चारों इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यूज होंगे किसी में, अगर चारों इलेक्ट्रॉन यूज होंगे तो +4 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, अगर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं तो +2 आ जाएगा। और आपको पता है जैसे नीचे जाएंगे इनल्ट पेयर इफेक्ट बढ़ेगा तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, घटने लगेगी, और +2 क्या हो जाएगा, वो बढ़ने लगता है। उसका रीजन इनल्ट पेयर इफेक्ट होता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर अगली प्रॉपर्टीज की, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। हमने क्या किया, यहाँ पर कार्बन फैमिली के मेंबर को लिया और कहा भैया इनके ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो, देखो ये किस टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। बताइए कि ये 2 टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, MO का मतलब मोनो ऑक्साइड, MO2 का मतलब डाइऑक्साइड, ठीक है। मोनो ऑक्साइड भी बनाते हैं और डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं लगभग सबके सब मेंबर। लेकिन यहाँ पर बताया कि अगर सिलिकॉन मोनो ऑक्साइड की बात करते हैं SiO2, ये आपको मिल तो सकता है लेकिन कब मिलेगा, एट हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर होगी उस कंडीशन में आपको सिलिकॉन का मोनो ऑक्साइड मिल सकता है, नहीं तो आपको नॉर्मल टेम्परेचर की बात होगी तो वहाँ पर नहीं मिलने वाला। ये बात आपको याद रखना, पूरी NCERT की लाइन हम लोग देख रहे हैं। फिर बताइए ऑक्साइड विथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हर जगह एप्लीकेबल होता है। कभी भी कोई ऑक्साइड की बात आए जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बहुत हायर के साथ है तो वो एसिडिक नेचर का है, अगर कम के साथ रहता है तो वो लगभग बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। और लगभग बीच के रेंज का रहता है तो उसको एम्फोटेरिक कहते हैं, सबका अपना अपना वहाँ पर होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, ऑक्साइड विथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर एसिडिक देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हम लोग डाइऑक्साइड की बात करते हैं,
और डाइऑक्साइड में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पर SN2O2 और PbO2 यहाँ पर बताया गया। लेकिन यहाँ पर जो शुरू के 3 डाइऑक्साइड्स हैं, ठीक है, वो एसिडिक नेचर के हैं। कैसे होते हैं वो? सब के सब एसिडिक नेचर के होते हैं। और लास्ट के 2 यहाँ पर SnO2 और यहाँ पर क्या हो जाता है PbO2, ये कैसे हो जाते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पर जर्मेनियम उठा के ले लिया जाए और कह दिया जाए भैया ये एम्फोटेरिक है, ठीक है, स्टेटमेंट बना दिया जाता है इन सब में, और कह दिया जाएगा SnO2 इज अ एसिडिक ऑक्साइड। क्या ये कथन सत्य है कि गलत है? तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए ये एम्फोटेरिक है, एसिडिक नहीं है, और ये एसिडिक है, एम्फोटेरिक नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है शुरू के 3 मेंबर एसिडिक होंगे डाइऑक्साइड के साथ, लास्ट के 2 क्या हो जाते हैं? एम्फोटेरिक हो जाते हैं। लेकिन अगर मोनोऑक्साइड की बात करते हैं तो आपको बताया ये तो हम लोग पढ़ने नहीं वाले SiO को, क्योंकि ये जल्दी पाया नहीं जाता। तो बताइए मोनोऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल का होता है, ध्यान में रखना है, ऐसा मत कहना कि एसिडिक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है, और सिलिकॉन की तो बात नहीं करेंगे। जर्मेनियम मोनोऑक्साइड जो होता है GeO, ये एसिडिक होता है। और लास्ट के एक बार फिर से इनके मोनोऑक्साइड्स भी आप बताओगे, टिन और लेड का डाइऑक्साइड भी एम्फोटेरिक था, टिन और लेड का क्या हो जाएगा? मोनोऑक्साइड भी एम्फोटेरिक था। तो कुछ भी कॉन्सेप्ट आप यूज करके आपको ये बातें अपने माइंड में रखनी पड़ेगी। समझ में आया? GeO एसिडिक होता है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। यही सेंटेंस बना लिया जाएगा, GeO जो है ये एम्फोटेरिक होता है, बेसिक होता है, एसिडिक होता है, या फिर इसके ऊपर बना लिया जाए नहीं ये एसिडिक है। तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। समझ में आया सबको यहाँ पर? चलिए यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। अगर इन सबके रिएक्शन लोग वाटर से करा दे तो देखते हैं ये रिएक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो कहा गया कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो अगर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब कोई नहीं रिएक्शन करता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आर नॉट अफेक्टेड बाई वाटर, वाटर से रिएक्शन करना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं इसके आगे का मेंबर था, जर्मेनियम के आगे पाया जाता था टिन, और बताइएगा टिन डीकम्पोजेज स्टीम टू फॉर्म ऑक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन गैस। बताइएगा टिन की अगर बात करते हैं, अगर वहां पर स्टीम पास किया जाए, वाटर की स्टीम पास किया जाए, तो उस कंडीशन से रिएक्शन करके अपना ऑक्साइड भी बना लेते हैं और वहां पर डाइहाइड्रोजन भी दे सकते हैं। कौन? टिन, केवल टिन। फिर बात करते हैं इसके आगे लेड भी तो पाया जाता था, तो लेड के केस में बताया कि ये भी अनअफेक्टेड बाई वाटर। कहा गया इसलिए हो जाता है अनअफेक्टेड क्योंकि ये क्या कर जाता है? एक प्रोटेक्टिंग लेयर बना लेता है। लेड यहाँ पर जो होता है वो क्या कर जाता है? यहाँ पर एक प्रोटेक्टिंग लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से ये भी वाटर से रिएक्शन नहीं करता है। समझ में आया सबको यहाँ पर? फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। अगर हैलोजन से इसकी रिएक्शन कराई जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा? और बताइए कि ऑल मेंबर फॉर्म्स MX2 और MX4 टाइप हैलाइड्स। सबके सब मेंबर क्या करेंगे? यहाँ पर 2 टाइप्स के हैलोजन हैलाइड आपको देंगे। वहां पर MX2 हो सकता है, MX4 टाइप का हैलाइड आपको देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं, याद रखना, जो MX4 टाइप के होते हैं ये मैक्सिमम आपको कैसे मिलने वाले हैं? कोवैलेंट नेचर के मिल सकते हैं। क्या मिल सकता है? वो आपको मैक्सिमम कोवैलेंट नेचर के मिलेंगे। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पर है और इसी की वजह से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन आप देखोगे पिछले 1-2 सालों में, या फिर 19 या फिर 18 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। वहां पर आपको यहाँ पर शायद 19 में ही पूछा गया, पिछली साल। तो कहा गया SnF4 और PbF4 क्या होते हैं? आयोनिक नेचर के होते हैं, ठीक है, आयोनिक नेचर का होता है। तो वहां पर ये लिख दिया गया था, सेंटेंस क्या था वहां पर पूछा गया था, कौन इनकरेक्ट है? PbF4 को लिख दिया था ये कोवैलेंट नेचर का होता है। और एक स्टेटमेंट वहां पर ये भी दिया था SnF4 ये आयनिक नेचर का होता है। तो ये तो सही था, लेकिन PbF4 भी आयनिक नेचर का होता है, ये कोवैलेंट नेचर का नहीं होता है। तो आपको याद रखना, यहाँ पर मैंने आपको बताया जो भी आपको अलग लगे इनऑर्गेनिक में, मतलब वहां से क्वेश्चन तो पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज है। और प्योरली NCERT को हम लोग यहाँ पर रेड कर रहे हैं, तो कोई भी लाइन है वो अपने में खास है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है। फिर बात करते हैं PbI4, ध्यान से समझना, ये भी क्वेश्चन ये भी बन जाएगा। PbI4 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? तो बताइए कि PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे कि बोरान फैमिली में मैंने आपको बताया था TlI4, ये सॉरी TlI3 एग्जिस्ट नहीं करता था, वैसे यहाँ पर PbI4 भी एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर रीजन का भी पूछा जाए तो आपको याद ये रखना है कि चूंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट का क्या हो जाएगा, ठीक है, आप बताओगे 6s2 6p2, ठीक है, यही तो होगा। अच्छा बताओ यहाँ पर अगर इसका हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पड़ा है, P में कितने ऑर्बिटल है? 1 2
3, ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन था। अच्छा, 4 लोगों को बॉन्ड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इनको एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर चला जाए। ये तो ग्राउंड स्टेट की बात है जहाँ पर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर जाएगा और टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एंड 4 हो जाएगा, तब जाकर 4 लोगों से बॉन्ड बनाएगा। लेकिन यहाँ पर आयोडीन जब इससे जाता है जुड़ने के लिए तो इतनी एनर्जी वहाँ पर रिलीज नहीं करवा पाता है कि इतना ज़्यादा अट्रैक्शन उनके बीच में नहीं हो पाता है कि वहाँ पर इतनी एनर्जी रिलीज हो कि ये एक्साइटेड स्टेट में जाए और वहाँ पर क्या करे, 4 को बैलेंसी रखने लगे, 4 लोगों से बॉन्ड बनाने की क्षमता रखने लगे। तो यही चीज़ सेम यहाँ पर भी होता था TLI3 में, और यहाँ पर वही होता है PbI4 के साथ भी हो रहा है। तो ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो ये मायने रखता है यहाँ पर, ठीक है। फिर बात करते हैं थर्मल एंड केमिकल स्टेबिलिटी, जो हैलाइट्स हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और जो लाइन आपके एनसीईआरटी में लिखा गया मैं वही आपको दिखा रहा हूँ। कहा गया जर्मेलियम का जो यहाँ पर ZeX4 है, 4 वाला ज़्यादा स्टेबल होता है थर्मली और केमिकली इन कंपेरिजन टू यहाँ पर 2 वाला। लेकिन यही अगर बात हम लोग लेड के केस में कहें तो यहाँ पर बताया गया PbX2 ज़्यादा हो जाएगा इन कंपेरिजन टू PbX4। वैसे भी आपको रीज़न पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 आएगा, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर +2 आएगा, यहाँ पर +4 आएगा। और आपको पता है लेड क्या करता है, +2 रखना ज़्यादा पसंद करता है। ये बहुत इसका स्टेबल फॉर्म है, ये तो इसका स्टेबल फॉर्म नहीं है। ये हो गया। फिर हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो आपके एनसीईआरटी में लिखा गया कि जितने भी टेट्राहेलाइड होते हैं, जितने भी टेट्राहेलाइड हैं उनको आसानी से हाइड्रोलाइज किया जा सकता है, किसको छोड़ करके, CCl4। तो CCl4 को आसानी से हाइड्रोलिसिस उसकी नहीं कराई जा सकती है, लेकिन इसके अलावा जितने भी मेंबर उनकी आसानी से हाइड्रोलिसिस की जा सकती है। और इसका यहाँ पर आपको समझाया गया, तो मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। अगर CCl4 SiCl4 है तो यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ऐसा हुआ। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन वाटर से कराते हैं। वाटर का मतलब HOH से कराते हैं। मैं आपको जल्दी से समझा रहा हूँ। यहाँ से H, यहाँ से एक Cl रिमूव हो जाएगा और आपको पता है बचा हुआ पार्ट जाकर के इससे जुड़ जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा SiCl, Cl और यहाँ पर OH आ गया, ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो इसकी आसानी से वाटर से रिएक्शन हो जाती है। बताया गया 3 और अगर आप यूज़ कर लो, 3 और यूज़ कर लो, 3 वाटर मॉलिक्यूल और यूज़ कर लो, 3 जो क्लोरीन बचे उनको भी हटाएगा और यहाँ पर बन जाएगा क्या, अगर आप देखना चाहो SiOH, OH, OH, ठीक है, OH, या फिर इसको हम लोग सॉल्ट में ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, SiOH का होल 4। तो क्या इससे सीखने को मिलता है, कहा जाता है कि अगर हम लोग MX4 टाइप के हैलाइड की बात करते हैं, टेट्रा हैलाइड्स की बात करते हैं, उनका आसानी से हाइड्रोलिसिस हो जाता है। किसको छोड़ करके, आप बताओगे CCl4 को छोड़ करके। इसका आसानी से हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, इसके अलावा सारे मेंबर का हाइड्रोलिसिस आसानी से हो जाता है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ। आप एनसीईआरटी में जाओगे, प्रॉब्लम नंबर 11.6 करके दिया गया है, ठीक है, वहाँ पर प्रॉब्लम दिया गया, उसका आंसर भी वहाँ पर दिया गया है और एक क्वेश्चन भी आपके नीट में पिछले या फिर 1-2 सालों में पूछा गया है। तो आपसे यहाँ पर यही कहा गया SiF6(2- इज नोन, मतलब ये पाया जाता है, वेयर एज SiCl6(2- नॉट, ये नहीं पाया जाता है। इसका रीज़न क्या है, तो मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँ। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर फ्लोरीन की साइज़ छोटी होती है। जैसे मैं यहाँ पर सिलिकॉन का यहाँ पर मैं मान लिया ऐसे बना देता हूँ सिलिकॉन, और 6 फ्लोरीन मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, ये हो गया फ्लोरीन। तो ये एक्चुअली होता क्या है, सिलिकॉन भी यहाँ पर क्या हो जाता है, छोटी साइज का है, और फ्लोरीन भी यहाँ पर छोटी साइज का है। तो यहाँ पर ये क्या कर जाता है, ये जाकर के इसके साथ ओवरलैपिंग कर ले जाता है, ठीक है। यहाँ पर आसानी से छोटी साइज थी, यहाँ पर जाकर के इसके साथ वहाँ पर ओवरलैपिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन अगर यही बात मैं इनके रेस्पेक्ट में बात करूँ, यहाँ पर सिलिकॉन, क्योंकि उसकी साइज में तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं, जितना बड़ा इनके लिए बनाया उतना इनके लिए बढ़ाया, लेकिन क्लोरीन की साइज काफ़ी बड़ी होती है फ्लोरीन की अपेक्षा। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक यहाँ पर आया, यहाँ पर ये दूसरा आया, यहाँ पे क्या हो जाता है, तीसरा आया, तो 2 ही 3 लोगों में तो क्या हो जाता है, ये तो कंप्लीटली फिल हो जाता है। अब यहाँ पर जो बचे हुए 3 और हैं वो अगर आना चाहते हैं तो कैसे ओवरलैपिंग करेंगे। तो यहाँ पर यही बताया गया है, एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम लोग SiCl6 की बात करते हैं तो क्लोरीन की साइज काफ़ी बड़ी होती है, और काफ़ी बड़ी साइज होने की वजह से वहाँ पर क्या हो जाता है कि 6 क्लोरीन इसके चारों तरफ एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ये रीज़न हो गया। फिर दूसरा रीज़न यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अगर बात करते हैं क्लोरीन के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 लोग आ रहे हैं इसके पास, ठीक है, उसका और सिलिकॉन के साथ उतना अच्छा अट्रैक्शन
अट्रैक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि क्लोरीन को कोई खींचे कि बुलाए कि आप चले आओ मेरे पास, तभी जाएगा जब उसके पास कोई अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। और दूसरी क्या हो जाता है रीज़न, यहाँ पर आप बताओगे इनकी साइज़ काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो अच्छी ओवरलैपिंग ना होने की वजह से यहाँ पर बॉन्ड नहीं बन पाता, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा है Cl6 2-। तो खासकर एक चीज़ याद रखना हमेशा, आप अगर पढ़ रहे इनऑर्गेनिक, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये आयनिक होता है, ये कोवैलेंट होता है। तो ये चीज़ें जितने भी एनसीईआरटी में सारी चीज़ों को निकाल कर तो अलग से आप लिख ही लो, ठीक है। इससे तो क्वेश्चन पूछने के सबसे ज़्यादा चांसेस बनते हैं, ठीक है। समझ में आया सबको? चलिए यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के कौन कौन से प्योर फॉर्म आपको मिलते हैं, ठीक है, एलोट्रॉप्स आपको मिलते हैं, तो यहाँ पर हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर आपको 3 मिलने वाले, मेनली डायमंड्स मिलेगा, ग्रेफाइट मिलेगा और फुलरेंस मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर 3 पाए जाते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस, ये 3 पाए जाते हैं। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायमंड। तो डायमंड की कुछ खास बातें जो यहाँ पर एनसीईआरटी में दी गई है उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। कहा गया अगर डायमंड की बात करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से क्या हो जाता है, केवल सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा होता है। और आपको पता है कार्बन कितना बॉन्ड बनाना पसंद करता है, 4। तो कहने का मतलब किसी एक कार्बन को आप पकड़ोगे उसको कितना मिलेगा, आपको वहां पर 4 सिंगल बॉन्ड मिलेंगे, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड से वो जुड़ा होगा किन्हीं और 4 कार्बन से, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, इसीलिए बताइए उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वहां पर आपको क्या मिलने वाला है, sp3 मिल जाता है। और बताया गया यहाँ पर जो कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो आपको मिल जाती है कितना, 154 पिकोमीटर, 154 पिकोमीटर वहां पर मिलने वाला है। और अगर डायमंड की बात करते हैं तो आपको पता होगा, ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ होता है। अर्थ में पाए जाने वाले जितने भी सब्सटेंस होता है सबसे ज़्यादा हार्ड कौन होता है, यहाँ पर डायमंड माना जाता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। फिर बताया गया यहाँ पर एक खास बात इनकी ये भी चलती है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वैसे भी यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो जल्दी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर डायमंड के बारे में बात हो गई। फिर बात करते हैं ग्रेफाइट की। और ग्रेफाइट में यहाँ पर पहली लाइन में लिखा गया कि भैया ये क्या करते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं। और आपको पता है कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो इसका मतलब उसमें से क्या हो जाएगा, आपको पता चल रहा है वहाँ पर 2 तो सिग्मा होंगे और क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड होगा। ऐसे ये कार्बन से दूसरे किसी कार्बन से इसे जुड़े होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाता था, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे एक नेटवर्क होता है, फिलहाल के लिए पूरा नेटवर्क होता है, नेटवर्क मैं नहीं बना रहा हूँ यहाँ पर। ऐसे एक कार्बन क्या हो जाते हैं, 4 कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है एक कार्बन क्या कर रहा है, 3 कार्बन से जुड़ा हो रहा है, जिसमें आपको दिख रहा है 1 2 3 सिग्मा है और 1 पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया। और दूसरी खास बात इसकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर कहा गया जो ग्रेफाइट होती है इसकी लेयर स्ट्रक्चर पाई जाती है। जैसे कह सकते हैं ग्रेफाइट का एक लेयर स्ट्रक्चर ये हुआ, एक लेयर स्ट्रक्चर ये हुआ, ठीक है। इनकी लेयर स्ट्रक्चर पाई जाती है। और ग्रेफाइट की जो लेयर स्ट्रक्चर होती है बहुत स्लिपरी नेचर की होती है। वो क्या हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लिप करते रहते हैं, ऐसे स्लिप करते रहते हैं, एक लेयर दूसरे लेयर के बीच में। और यह भी कहा गया कि इसी लेयर के बीच में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे इसे मान लिया एक लेयर, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो लेयर के बीच में पाया जाता है ये फ्री होता है मूव करने के लिए। और कहा जाता है ग्रेफाइट इसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पर लिखेंगे, देखते हैं। फिर बताया गया हैज लेयर स्ट्रक्चर, इसके पास लेयर स्ट्रक्चर पाया जाता है। डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर, एक लेयर का दूसरे लेयर के बीच में दूरी क्या है वो बताया गया यहाँ पर 340 पिकोमीटर, 340 पिकोमीटर पाया जाता है। और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है, कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना पाया जाता है, 141.5 पिकोमीटर पाया जाता है। 141.5 पिकोमीटर कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर 154 पिकोमीटर पाया जाता है। अब बताइए ईच कार्बन एटम मेक्स 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड। तो आपको दिख रहा है 1 2 3 3 सिग्मा है और 1 पाई पाया जाता है। फिर ग्रेफाइट के बारे में बताइए, ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एलोंग द शीट, ठीक है। वो क्या कर जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है, क्योंकि उसके पास सीट स्ट्रक्चर पाया जाता है, लेयर स्ट्रक्चर पाया जाता है और उसी में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। और फिर बताया गया इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड स्लिपरी, और स्लिपरी होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, फ्रिक्शन को रिलीज करने के लिए बहुत जगह इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया इसके बारे में कुछ बातें। फिर बात करते हैं यहाँ पर जो लास्ट है यहाँ पर फुलरेंस, ठीक है। ये भी एलोट्रॉप से बताया गया। यहाँ पर ग्रेफाइट को अगर हम लोग क्या करें, ग्रेफाइट लेते हैं और क्या करते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिकल आर्क देते हैं और उसको बहुत ज़्यादा हीट करते हैं। और कैसे हीट करते हैं बताया गया, इनर्ट गैस की प्रेजेंस में, जैसे हीलियम हुआ और आर्गन हुआ, इनकी प्रेजेंस में ग्रेफाइट को बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल आर्क देते हैं। ग्रेफाइट को हीट किया जाता है, तब ये जाकर के फुलरेंस में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है। और बताइए कि जो आपको मेनली फुलरेंस मिलते हैं वो 2 टाइप्स के मिलते हैं, C60 और C70। C60 और C70 यहाँ पर पाए जाते हैं, इसके 2 रूप पाए जाते हैं यहाँ पर फुलरेंस का। फिर बताइए कि ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, कहा गया अगर फुलरेंस की बात करते हैं यहाँ पर एकदम प्योरिटी पाई जाती है, कार्बन प्योर फॉर्म में पाया जाता है। अब इसका मतलब क्या आता है, क्या ये इम्प्योर फॉर्म में थे? नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर क्या हो जाता है, इनका एक नेटवर्क होता है। मान लिया यहाँ पर क्या हो जाता है कि जैसे कि अगर कोई एक डायमंड है, ऐसा कोई यहाँ पर कोई है, एक नेटवर्क इनका बना हुआ था, ऐसे यहाँ पर बना हुआ है। अब सवाल ये आता है ये किनारे वाले जो होंगे, क्योंकि हर एक कोई चाहता है अब इनसे कोई जुड़ जाए 4 ऐसे, फिर यहाँ पर जो होगा ये भी सोचेगा इनसे कोई 4 जुड़ जाए, यहाँ पर जो होगा वो सोचेगा इनसे कोई 4 जुड़ जाए। अब मान लेते हैं यहाँ पर कोई किनारे पे है, अब जितने कार्बन थे सब खत्म हो गए। अब ये भी तो चाहेगा भैया हमसे कोई जुड़ जाए, कार्बन नहीं मिल रहा है तो सोचेगा कोई दूसरा भी मिल जाए उससे हम जुड़ जाए। तो इसी को कहा जाता है डैंगलिंग बॉन्ड। जो आउटर एकदम सरफेस के सबसे ऊपर होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं, और नीचे वाले अंदर वाले जो होते हैं वो तो सब एक दूसरे से कार्बन से जुड़े होते हैं। लेकिन जो सबसे ऊपर है, मान लिया यहाँ पर सबसे ऊपर जो है, अब हो सकता है इसके 3 बॉन्ड जुड़े हैं, बोल रहा है कि भैया अब कोई कार्बन नहीं दिख रहा है कि जिसके साथ में अपना चौथा बॉन्ड भी जोड़ लूँ। अब नहीं दिख रहा है तो सरफेस में कोई दूसरा कंपाउंड भी आगे उसके साथ भी वो जुड़ सकता है, ऐसा ग्रेफाइट में हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, तो फुलरेंस में यहाँ पर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। बॉल लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो जाता है, आप देखोगे एक दूसरे से वो क्या कर जाते हैं, कार्बन से ही जुड़ते हैं। जितने लोग हैं सब के सब प्योरली कार्बन से ही जुड़ते हैं, ऐसा नहीं कि सरफेस वाला कोई, सब हर एक दूसरे से वहां पर बाउंडेड हो जाते हैं। तो यही चीजें होती हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, एक शॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हम कहते हैं फुटबॉल या फिर वॉलीबॉल कहते हैं, ठीक है, उस टाइप का एक वहां पर स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन जाता है फुलरेंस का। और यहाँ पर कोई डैंगलिंग बॉन्ड नहीं बनता है, कोई सरफेस वाले मॉलिक्यूल ये नहीं तरसते हैं कि हमको भी कोई कार्बन मिल जाता है, ठीक है, सबको कार्बन मिल गया मुझे नहीं मिल रहा, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, ठीक है, तभी बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसलिए कहा गया यहाँ पर प्योरली मिलता है, प्योर फॉर्म मिलता है, ओनली प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन बिकॉज दे हैव स्मूथ स्ट्रक्चर विदाउट हैविंग डैंगलिंग बॉन्ड, ठीक है। फिर बताया गया C60 की बात करते हैं, यहाँ पर बताइए शॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर, शेप इसका कैसा होता है, शॉकर बॉल लाइक हो जाता है, या फिर इसी बॉल को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर बकमिंस्टर फुलरेंस के नाम से जानते हैं, बकमिंस्टर फुलरेंस के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, या फिर इसको बकी बॉल के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और आपको दिख रहा है अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका मतलब वहाँ पर सिग्मा भी होगा और पाई भी होगा। और sp2 का मतलब ये हो जाता है कि अगर किसी कार्बन की बात करते हैं आपको दिखेगा वो केवल आगे चल के किससे जुड़ेगा, वहाँ पर केवल 3 कार्बन से जुड़ेगा, जैसे कि मैंने ग्रेफाइट में जोड़ करके दिखाया था, और इसमें 4 लोगों से जुड़ा होता है कोई भी एक पर्टिकुलर कार्बन। अब इनको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। अगर C60 की बात करते हैं, C70 की बात करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर तो बन ही जाता है, और उसमें क्या हो जाता है आपको हेक्सागोनल रिंग मिलेगा, 6 मेंबर रिंग मिलेगा और 5 मेंबर रिंग मिलते हैं। और बताया गया अगर आपसे पूछा जाए 6 मेंबर रिंग कितने हैं, आप बताओगे 20। C60 में क्या हो जाता है 20, आपको 6 मेंबर वाले रिंग मिलते हैं, और 5 मेंबर वाले रिंग आपको कितने मिलेंगे, 12 मिलेगा। ऐसे C70 की बात करते हैं, यहाँ पर 6 मेंबर वाले रिंग कितने हो जाते हैं, 25 हो जाता है, लेकिन 5 मेंबर वाले रिंग क्या हो जाएंगे, जितना कि यहाँ पर था 12 उतना भी यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलती हैं जो कि आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और एक बात और बताई गई यहाँ पर, जो 6 मेंबर रिंग होते हैं वो 5 मेंबर वाले से भी डायरेक्टली जुड़े होते हैं, और क्या हो जाता है वो 6 मेंबर वाले से भी जुड़े होते हैं। कोई भी 6 मेंबर रिंग को अगर आप पकड़ोगे, हो सकता है उसके एक साइड आपको 5 मेंबर वाला रिंग दिख रहा है और एक साइड उसके क्या दिख रहा है, वहाँ पर 6 मेंबर रिंग दिख रहा है। लेकिन अगर किसी 5 मेंबर वाले रिंग को पकड़ोगे तो ऐसा नहीं होगा कि इसके एक तरफ 5 दिखेगा एक तरफ 6 दिखेगा। तो कहने का मतलब 5 मेंबर रिंग हमेशा क्या होता है, 6 मेंबर वाले रिंग से ही जुड़ा होता है। लेकिन कोई 6 मेंबर वाला रिंग अगर आप पकड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 5 मेंबर वाले रिंग से भी जुड़ा होगा और 6 मेंबर वाले रिंग से भी जुड़ा होता है। इतना आपको फुलरेंस के बारे में समझना था। और एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 3 येलो टॉप ऑफ कार्बन का पढ़ रहे, ग्रेफाइट, डायमंड हुआ, ग्रेफाइट हुआ, फुलरेंस हुआ। अगर आपसे पूछा जाए थर्मोडायनेमिकली सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, तो आप बताओगे ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल एलोट्रॉप होता है। ये मत सोचना कि डायमंड को हम बोले, डायमंड सबसे हार्डेस्ट होता है, लेकिन थर्मोडायनेमिकली सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, वो ग्रेफाइट होता है। इसलिए जब हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, कहा गया ग्रेफाइट के लिए इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाती है, ग्रेफाइट के केस में हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, क्योंकि ये इसका सबसे स्टेबल फॉर्म होता है कार्बन का। और बताया कि डायमंड के लिए नहीं होता था, तो यहां पर आपको यह बात याद रखनी, थर्मोडायनेमिकली सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ग्रेफाइट। समझ आया सबको यहां पर इतना।
चलिए यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कार्बन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से हैं। खास करके हम लोग यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड, और वैसे आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में लोगों को सबको पता रहता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है कार्बन मोनोऑक्साइड पे। कहा गया सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं तो बनाया कैसे जा सकता है, बताया गया कार्बन सॉलिड ले लो, ठीक है, और वहाँ पर क्या करते हैं लिमिटेड ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पर एक्सेस ऑक्सीजन मत लेना नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड तक पहुँच जाओगे, ठीक है। लिमिटेड ऑक्सीजन का यूज करो और वहाँ पर हीट कर दो, ठीक है, वो जलेगा और क्या करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करने वाला है, ठीक है। लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दिया जाता है यहाँ पर। फिर बात करते हैं यहाँ पर फॉर्मिक एसिड आपको दिखाई दे रहा है, इसको किसी एसिड की प्रेजेंस में कंसर्न H2SO4 की प्रेजेंस में हीट कर दो, ये भी डिसोशिएट होगा और आपको वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड देना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर दो मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन सॉलिड लेते हैं और यहाँ पर मैंने H2O गैस लिया। H2O गैस का मतलब यहाँ पर इसका वेपर फॉर्म लेते हैं, ठीक है। कार्बन सॉलिड लिया, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, वाटर वेपर से करा रहे हैं और हाई टेम्परेचर 473 to 1273 केल्विन पे, और जा करके यहाँ पर बताया गया कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, वाटर गैस, या फिर इसको हम लोग सिंथेसिस गैस या फिर सिन गैस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये याद रखना है, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 वाटर गैस या फिर सिन गैस के नाम से जाना जाता है। COH2 कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 सिन गैस वाटर गैस के नाम से जाना जाता है। फिर बताया गया जो अभी हम लोग यहाँ पर कार्बन था, यहाँ पर सॉलिड था, इसके ऊपर वाटर वेपर को पास कर रहे थे, उससे रिएक्शन करा रहे थे। एक काम ये करते हैं हम लोग वहाँ पर एयर से रिएक्शन करा दे, किससे करा देते हैं हम लोग वहाँ पर एयर से, हाई टेम्परेचर पे 1273 केल्विन पे, और एयर में पता है वो ऑक्सीजन भी होगा और वहाँ पर नाइट्रोजन भी हो जाता है। तो बताया गया वहाँ पर ये क्या कर लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 गैस का कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड N2 गैस का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रोड्यूसर गैस के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ पर COH2 लिया तो वाटर गैस या फिर सिंक गैस, CON2 आ जाता है तो इसको कहते हैं प्रोड्यूसर गैस के नाम से जाना जाता है। ये बातें आपको याद रखनी है। फिर यहाँ पर आते हैं कुछ इसकी कुछ खास बातें हम लोग सीखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, पता है कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब दूसरों को रिड्यूस करने की क्षमता रखता है। बताया गया इसीलिए इसका यूज क्या किया जाता है, मेटल के एक्सट्रैक्शन से किया जाता है, उसके ऑक्साइड ओर से, ठीक है, क्योंकि वहां पर उसका अगर रिडक्शन कर देगा तो मेटल को अलग कर देगा, ऑक्साइड को अलग कर देता है। यहाँ पर क्या करता है कि CO इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेनी मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड ओर, ठीक है। कोई ऑक्साइड ओर में मेटल है उसका एक्सट्रैक्शन करना है तो कार्बन मोनोऑक्साइड से करा दो, क्योंकि ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जैसे Fe2O3 हो गया, ठीक है, हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या करता है निकाल के बाहर फेंक देता है, किसको, आयरन को। इसका क्या कर दिया यहाँ पर एक्सट्रैक्शन कर दिया, ठीक है, इसका रिडक्शन कर दिया और खुद किस में चेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। जाहिर सी बात है अगर दूसरे का रिडक्शन करेगा खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है। यहाँ पर आते हैं जिंक ऑक्साइड, आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन किया, जिंक को बाहर निकाल देता है और खुद क्या बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो ठीक है, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपको पता है, अगर हम लोग क्या करते हैं कार्बन को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर उसको हीट करते हैं, बर्न करते हैं तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पर आपको पता है फोटोसिंथेसिस में इसका इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन के कुछ यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड की बात करते हैं और इसमें सबसे पहले बात करते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसको सिलिका भी कहते हैं, SiO2। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहली लाइन जो आपके NCERT में लिखा गया, 95% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट्स। जो आपका अर्थ क्रस्ट होता है, ठीक है, वो बताया गया 95% किससे मिलकर के बना होता है, सिलिका और सिलिकेट्स ही उसको बनाने का काम करते हैं। अर्थ क्रस्ट का 95% पार्ट बनाने का काम करता है। और बताया गया आपको जो यहाँ पर सिलिका हम लोग पढ़ रहे हैं या फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसके बहुत सारे सेवरल फॉर्म आपको मिलेंगे, जैसे कि उसमें बताया गया क्वार्ट्स हो गया, क्रिस्टोबेलाइट्स हो गया और ट्राइडाइमाइट्स हो गया, ठीक है। तो आपसे कभी पूछ लिया जाए ये हैं क्या, किसके फॉर्म है, तो याद रखना वो आपके सिलिका या फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड के ही पार्ट हैं, ठीक है, उसी के यहाँ पर फॉर्म है क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबेलाइट और ट्राइडाइमाइट। और क्वार्ट्ज के लिए बताया जाता है, क्वार्ट्ज क्या होता है, पीजो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है। पीजो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस का मतलब ये हो जाता है अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता है, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर पे चलते हैं तो बताया कि हाई टेम्परेचर देते हैं तो उस कंडीशन में ये भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करने लगते हैं। कौन, क्वार्ट्ज की अगर हम लोग बात करते हैं। फिर बात करते हैं SiO2 इज अ कोवैलेंट 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क सॉलिड होता है, ठीक है। और इसके अलावा बात करते हैं कीजलगर
एन एमार्फस फॉर्म ऑफ सिलिका इज यूज्ड इन फिल्ट्रेशन प्लांट। ठीक है, आप बताइए कहीं पर फिल्ट्रेशन करना होता है सिरप वगैरह का, तो वहाँ पर कीजलगर इसी का फॉर्म होता है, सिलिका का फॉर्म होता है, जिसको लोग डाइएटम्स भी कहते हैं। ठीक है, उसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इस लाइन का, SiO2 इज अ कोवैलेंट 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर इफ इट सॉलिड होता है। कहा गया कहने के लिए SiO2 है, कहने के लिए यहाँ पर SiO2 आपको दिखाई दे रहा है ऐसे फॉर्मूले में, लेकिन ऐसा नहीं पाया जाता, उसका एक नेटवर्क पाया जाता है। नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रत्येक किसी सिलिकॉन को आप पकड़ लो, आपको ये दिखेगा वो 4 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, और किसी ऑक्सीजन को आप पकड़ लोगे तो वो किसने, अब तो 2 सिलिकॉन से वो जुड़ा हुआ है। ऐसा नेटवर्क पाया जाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। फिर यहाँ पर भी देख लिया, यहाँ पर जितने भी ऑक्सीजन को देखोगे, कोई भी पर्टिकुलर ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है और एक पर्टिकुलर सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ऐसा स्ट्रक्चर इसका पाया जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए बताओ भैया इसका क्या है, यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा होगा, ज्योमेट्री कैसी हो जाएगा, आप बताओगे 1 2 3 4 है, और 4 के लिए और कोई भी यहाँ पर आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिख रहा है, तो आप बताओगे टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल। कहने के लिए आपको ये दे दिया जाए SiO2 और आपसे पूछा जाए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो आपको टेट्राहेड्रल टिक करना है, वहां पर लीनियर वगैरह कार्बन डाइऑक्साइड की तरह फॉर्मूला मत बनाना। ठीक है, इसका नेटवर्क पाया जाता है तो आपको ये देख करके यहाँ पर बनाना है। अगर हाइब्रिडेशन यहाँ पर सिलिकॉन का पूछा जाए, आप क्या बताने वाले हो, बताओगे 1 2 3 4 4 सिग्मा है, और इसका मतलब क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडेशन। तो आपको टिक यहाँ से करना है, भले ही वो SiO2 दिया जाए क्वेश्चन में, आपको ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्योंकि सब लोग इसी स्ट्रक्चर का ही वहां पर फॉर्मूला बना करके टिक करते हैं और आंसर गलत आ जाता है। तो आपको ये स्ट्रक्चर का देख करके वहां पर बताना है कि 4 बॉन्ड्स पाए जाते हैं, टेट्राहेड्रल होता है, sp3 हाइब्रिडेशन के साथ होता है। फिर बताइए चूंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्ड होता है सिलिकॉन ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा मजबूत होता है, इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा हाई एंथैल्पी खर्च करनी पड़ती है। कहा गया सिलिका इज ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव, ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ वेरी हाई SI बॉन्ड एंथैल्पी। SI का जो बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई है, पहले तो इतनी एनर्जी जनरेट की जाए, इसके बॉन्ड को तोड़ा जाए, तब इसके आगे सोचा जाए इससे रिएक्शन करना, इसलिए बताया जो बॉन्ड जल्दी टूटेगा नहीं तो रिएक्शन होगी नहीं। फिर हाउएवर इट इज अटैक बाय द HF एंड NaOH, लेकिन कुछ लोग तब भी यहाँ पर रिएक्शन कर जाते हैं, जैसे HF हुआ और NaOH हो जाता है। SiO2 NaOH से रिएक्शन करता है, तो याद रखना है यहाँ पर Na2SiO3 हो जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया गया, SiO2 NaOH से रिएक्शन करेगा, Na2SiO3 का फॉर्मेशन करता है। आपसे इसे पूछ लिया जाएगा 4-5 स्ट्रक्चर Na2SiO3 के टाइप का ऐसा मिलता जुलता बना दिया जाएगा वहां पर, तो आपसे कहा गया NaOH से रिएक्शन करेगा तो Na2SiO3 बनाता है। और बताया अगर ये HF से रिएक्शन कर जाए, HF से रिएक्शन कर जाए तो यहाँ पर SiF4 का फॉर्मेशन करेगा, किसका, SiF4, और वाटर रिलीज होगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ईचिंग ऑफ ग्लास। ठीक है, इसलिए कहा जाता है SiO2 क्या हो जाता है, ग्लास में प्रेजेंट होता है। और कहा गया अगर वहां पर HF हम लोग रख देते हैं उसके अंदर, तो क्या कर जाएगा, वहां पर उससे रिएक्शन करके SiF4 का फॉर्मेशन कर देगा, इसी को कहा जाता है ईचिंग ऑफ ग्लास के नाम से जाना जाता है। समझ में आया सबको यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं सिलिकॉन्स। जो दूसरा सिलिकॉन का यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो कंपाउंड, उसका नाम है सिलिकॉन्स है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिलिकॉन्स। यहाँ पर बताया गया सबसे पहले यहाँ पर पहली लाइन जो बताएगी ये क्या होता है, ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं एक होता था ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, जब कार्बन क्या हो जाता था किसी मेटल के साथ बॉन्ड बनाता था, उसको ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं। यहाँ पर बताया गया ऑर्गेनो सिलिकॉन्स पॉलीमर के नाम से इसको जाना जाता है, किसको, सिलिकॉन्स को। फिर बात करते हैं यहाँ पर हम लोग देखते हैं, बताइए रिपीटिंग यूनिट क्या हो जाती है। यहाँ पर एक पॉलीमर है तो जाहिर सी बात है उसका कोई ना कोई एक रिपीटिंग यूनिट होगा जिससे बार बार रिपीट होकर के वो बनता है, और वो बताया गया यहाँ पर R2SiO। ठीक है, यही इसी टाइप के यूनिट से वो क्या करता है, आगे पीछे क्या हो जाएगा, इसी से जुड़ता जुड़ता चला जाएगा, वहां पर बड़ा सा पॉलीमर बना देता है R2SiO। आगे कैसा बनता है मैं आपको बताता हूँ। फिर बताइए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द सिलिकॉन। अगर आप सिलिकॉन को बनाना चाहते हैं तो स्टार्टिंग मटेरियल आपका क्या होना चाहिए, तो बताइए एल्काइल हो या फिर एराइल सब्सटीट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर RnSi, जो कि इसका जनरल फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया RnSiCl4-N। जितना यहाँ पर N होगा उसको क्या करना है, 4 से यहाँ पर घटा देना है, फॉर्मूला बन जाएगा आपका। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया बता दिया, यहाँ पर क्या हो जाता है, R की वैल्यू Me, मिथाइल ग्रुप लिखा तो यहाँ पर बन जाएगा Me2Si2। हमने N की वैल्यू को 2 रखा तो यहाँ पर 4 में से 2 को घटाया तो 2 आ जाएगा, Me2Si2 SiCl2 बन सकता है, या फिर बताया कि Me3SiCl बन सकता है, या फिर Me4Si ही हो सकता है, मतलब Cl का वहाँ पर नंबर ही लगा, ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में बन जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आखिर कैसा होता है। मान लिया हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर इसको तैयार करना चाहते हैं, इनको
तो यहाँ पर इनको कैसे तैयार किया गया, और हम लोग एक मकसद से चल रहे हैं जो हमको मेन बना रहे हैं। बताया कि यहाँ पर 2 मोल CH3Cl लेते हैं, SI से रिएक्शन कराते हैं, कॉपर पाउडर हाई टेम्परेचर 570 केल्विन लेते हैं, तब जाकर के यहाँ पर आपको दिख रहा है Me2SiCl2 टाइप का एक कंपाउंड बन के तैयार हो जाता है। मतलब यहाँ पर इनिशियल कंपाउंड जो चाहिए था सिलिकॉन को बनाने वाला वो बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, ये हुआ। अब आपको बताएं यहाँ पर इसके हाइड्रोलिसिस की जाएगी। देखो एक बात याद रखना, CH3 क्या हो जाता है आपका एल्केन वाला पार्ट है, मतलब क्या हो जाता है ये नॉन पोलर होता है, और नॉन पोलर वाले वाटर से रिएक्शन नहीं करते, मतलब पोलर वाले कंपाउंड से पोलर सॉल्वेंट से रिएक्शन नहीं करता। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन क्या कर जाता है, वाटर से रिएक्शन कर जाता है, जितने Cl थे वो हट जाते हैं, वहाँ पर कौन आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर बन जाता है CH3 का होल ट्वाइस SiOH का होल ट्वाइस बन जाता है। इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वहाँ पर मान लिया बन रहे हैं वहाँ पर। अब बनेंगे तो क्या हो जाता है, ऐसे अरेंज होते होंगे, और यहाँ पर क्या हो जाता है इसको ध्यान से समझना, यहाँ से OH और यहाँ से H ऐसे हटा, फिर यहाँ से आपको दिखेगा यहाँ से क्या हो जाएगा OH, यहाँ से H और यहाँ से OH ऐसे हट जाएगा, फिर ऐसे आगे देखोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से H आगे किसी का OH ऐसे हट जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ वहाँ पर हो जाता है, और हट जाएगा तो हटेगा क्या, ये वाटर ही तो बना रहे हैं, वाटर बनाया, इधर से भी कोई आएगा भैया इनके H को हटा देगा, ठीक है, अपना OH देगा, वाटर बनेगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या हो जाता है, ये यूनिट आपस में जुड़ रही है, SI किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से। ठीक है, ये SI किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे, निकलेंगे और पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। इसको शॉर्ट में यही लिख दिया गया है CH3 SiCH3, यहाँ पर जो ये वाला और इस SI के बीच में क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन आएगा, इस SI का दूसरा ऑक्सीजन क्या करेगा, हाथ फैलाएगा किसी और से जुड़ने के लिए। ठीक है, इसका यहाँ पर यही बार बार यूनिट क्या हो जाएगी, रिपीट होगी। यही बार बार यूनिट क्या हो जाती है, रिपीट होती है। अगर आप देखो यहाँ पर मैंने ये लिखा है R2SiO, ये रिपीटिंग यूनिट है, मतलब R2 ये 2 R हो गए, ये SI हो गया, ये O हो गया, यही क्या हो जाता है, बार बार आगे पीछे ऐसा रिपीट होता है। फिर बात करते हैं, ये तो ऐसे चेन बनते चला जाएगा, उधर भी ऐसा उधर भी बनता चला जाएगा। कल को आप चाहते हैं कि इस चेन को कंट्रोल किया जाए, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चेन को कंट्रोल करना है तो आपको वहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा, आप बताओगे CH3 का होल थ्राइस SiCl यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या हो जाता है, आपको बताइए यहाँ पर क्या हो जाता था, इसके 2 साइड OH ग्रुप आता था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 Cl था। अगर एक Cl होता तो केवल एक ही साइड OH ग्रुप आता, तो कहने का मतलब एक बार जुड़ जाता किसी से और अगले साइड कोई नहीं जुड़ता। जैसे मैं इसका यहाँ पर बना के आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर अगर क्या हो जाएगा CH3 SI, यहाँ पर CH3 जब इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे बताओ Cl की यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर OH आएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से इसका एक दूसरा मॉलिक्यूल इसी की तरह सेम, आप देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 अब क्या हो जाएगा, यहाँ से H, यहाँ से OH निकल गया, बताओ निकल गया ना यहाँ पर कंपाउंड। क्या अब यहाँ पर कोई जुड़ने वाला नहीं, OH ग्रुप तो यहाँ पर है नहीं, इधर भी कोई OH ग्रुप नहीं है, तो कहने का मतलब चेन को कंट्रोल कर लिया जाता है। जो यहाँ पर ऐसे यहाँ पर ये बढ़ रहा था, अगर हम लोग इसी वाले कंपाउंड को ला करके यहाँ पर जोड़ देते तो अब क्या हो जाता है, इसके आगे जुड़ना बंद हो जाता, और इसी वाले कंपाउंड को यहाँ पर जोड़ देते तो अब इसके आगे जुड़ना बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब कौन आ जाता है, कोई एल्काइल ग्रुप आ जाता है जो कि नॉन पोलर होता है। ठीक है, समझ में आया सबको। अब बात करते हैं इसका यूज कहाँ पर होता है। बताइए इसका यूज क्या हो जाता है, सीलेंट में किया जाता है, ग्रीसेज में इसका किया जाता है, बताइएगा इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर में इसका यूज किया जाता है, वाटर प्रूफिंग में इसका यूज़ किया जाता है, और बताइएगा सर्जिकल कॉस्मेटिक्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं अगला जो कंपाउंड यहाँ पर सिलिकेट्स। याद रखना सिलिकॉन के जो हम लोग यहाँ पर कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, पहला मैंने आपको बताया सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको सिलिका कहा जाता था, दूसरा मैंने आपको बताया सिलिकॉन्स, और लास्ट हम लोग यहाँ पर पढ़े सिलिकेट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, और बताइए कि यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको बता रहा हूँ। कहा गया जो सिलिकेट्स होते हैं इसकी जो बेसिक यूनिट जो होती है वो क्या हो जाता है, SiO4 का 4- है। ठीक है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या हो जाता है सिलिकेट का, SiO4, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है और 4- चार्ज भी है, जो बेसिक यूनिट यहाँ पर इसकी है। फिर बताइए कि आपको किस किस फॉर्म में मिलने वाला, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सम एग्जांपल आप बताओगे, फेल्डस्पर, जियोलाइट, और जियोलाइट में भी सबसे फेमस क्या चलता है यहाँ पर, ZSM5 जियोलाइट यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा मीका हो गया, ठीक है, एंड एस्बेस्टोस, ये सब के सब क्या होते हैं, सिलिकेट्स ही हैं। आपसे वहां पर पूछा जा सकता है स्टेटमेंट सही है कि गलत है। फेल्डस्पर इज अ सिलिकेट्स, जियोलाइट इज अ सिलिकेट, मीका इज अ सिलिकेट, एस्बेस्टोस इज अ सिलिकेट्स। तो आपको पता हो ये सब सिलिकेट ही फॉर्म है। फिर यहाँ पर बताइए व्हेन सिलिकेट्स यूनाइट आर लिंक टुगेदर
द फॉर्म्स चेन, और बताया कि ये सिलिकेट्स आपस में जुड़ करके वहां पर चेन का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, रिंग का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, वहां पर शीट का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, या फिर बताया गया 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का भी फॉर्मेशन वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, फिर बताया गया यहाँ पर अगर 2 इंपॉर्टेंट मैन मेड, ठीक है, मैन मेड सिलिकेट्स की बात किया जाए तो याद रखना आपको ग्लास मिलेगा और सीमेंट, ये क्या हो जाते हैं, मैन मेड सिलिकेट्स के एग्जांपल हैं जो कि एनसीईआरटी में लिखा गया, ग्लास और सीमेंट। चलिए यहाँ पर बात करते हैं SiO4, आपको यहाँ पर 4 माइनस आपको मैंने दिखाया वो कैसे यहाँ पर जुड़े होते हैं। बताइए यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है टेट्राहेड्रल फैशन में कैसे जुड़े होंगे, एक सिलिकॉन हुआ, यहाँ पर क्या हो जाता है, सिलिकॉन हुआ और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 और चारों के ऊपर मैंने माइनस चार्ज लगाए तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको और अच्छे तरीके से यहाँ पर ऐसे दिखा दिया जाता है, इस तरीके से। यहाँ पर जो मैंने डॉट दिखाया अगर आपको दिख रहा हो वो सिलिकॉन को बता रहा है, इसके अलावा जो मैंने यहाँ पर रिंग दिखाया वो ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, एक तो बताया गया इसके, चूंकि यहाँ पर 2 डायमेंशन लोग ऐसे दिखा रहे थे, वो 3 डायमेंशन आपको दिखाया गया, तो जाहिर सी बात एक सिलिकॉन के ऊपर एक ऑक्सीजन है, ठीक है, उस ऑक्सीजन को हमने यहाँ पर दिखा दिया, सिलिकॉन को डॉट दिखाया और जो यहाँ पर रिंग है इसका मतलब इसके बाहर की तरफ, यहाँ पर बाहर की तरफ स्पेस में यहाँ पर, तो आप आगे से देखोगे तो आपको लगेगा इसी के ऊपर यहाँ पर ऐसा है, ठीक है, एक तो ऊपर यहाँ पर ये तीनों हो गए, तो इसको हम लोग ऐसे भी दिखा देते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पर अगर 2 यूनिट, इसकी 2 यूनिट आपस में जुड़ती हैं और एक ऑक्सीजन के थ्रू, तो इसको हम लोग कहते हैं पायरोसिलिकेट्स के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें हैं, यहाँ पर 2 यूनिट जोड़ रहे हैं तो इसके ऊपर कोई माइनस चार्ज नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 2 लोगों को वहां पर जोड़ रहा है और यहाँ पर बचे हुए एक सिलिकॉन के पास 3 ऑक्सीजन, इस पे माइनस चार्ज है, अगले के पास 3 माइनस चार्ज है, 3 ऑक्सीजन वहां पर फ्री है, तो आपको ये देखना है, इसको पायरोसिलिकेट्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है, कार्बन फैमिली में वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो आज हम लोग कितना करते हैं, ठीक है, धन्यवाद।